अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम मेमोरी की दो कैटेगरी वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी और उनके बाद जो है वो हमने अपने कोडिंग स्कीम को देखा था जुदा आस्की। अब हमने जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्टोरिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। स्टोरिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करती हैं। ये डिवाइसेस दोनों कैटेगरीज की हो सकती हैं, जो डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करें, टेम्परेरी डिवाइस या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाएंगी, या फिर ये स्टोरेज डिवाइस जो है डाटा को परमानेंट स्टोर कराएंगी और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगी। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, ये दोनों डिवाइसेस इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल उस सूरत में कहलाएंगी कि जब डाटा को टर्न ऑफ करके इनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट या अटैच किया जाएगा और फिर कंप्यूटर को टर्न ऑन करके चलाया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच या कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। टर्न ऑन की सूरत में ही हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और अपने डाटा को स्टोर करेंगे। टेम्परेरी मेमोरी में हमारे पास जो मौजूद हैं वो है रैम, सरफेरिस्ट, और जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास उसमें सीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स और अदर पेन ड्राइव भी मौजूद हैं। इंटरनल में हमारे पास हार्ड डिस्क भी आती है, रैम भी आती है, क्योंकि इन दोनों को कंप्यूटर को ऑफ़ करना पड़ेगा इन दोनों में, और कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाएगा या कनेक्ट किया जाएगा। इसके बरक्स जो सीडी है, यूएसबी है या कोई फ्लैश ड्राइव है, उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए हमें कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी ऐसी मेमोरी जो डाटा को ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग स्टोर रखती है। जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो वो डाटा को रिमूव या अनइंस्टॉल या डिलीट कर देती है। इसके बरक्स जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकती है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। कहने की बात सिंपल इतनी है कि जब हम खुद कमांड देंगे तभी वो डाटा को डिलीट करेगा। हम अगर डाटा को स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये हरगिज़ नहीं है कि वो 5 मिनट बाद उस डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। आप चाहें तो उसको 5 मिनट बाद भी डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको 5 साल बाद भी डिलीट कर सकते हैं। मेन मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि मेन मेमोरी लेसर स्टोरेज कैपेसिटी रखती है और सेकेंडरी मेमोरी लार्जर या ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। बात बहुत सिंपल है, क्योंकि ये किसी भी प्रोसीजर को काम करने के दौरान, किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के दौरान सिर्फ उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर रखती है और उसके बाद उसको डिलीट कर देती है। इसके बरक्स जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत सारे आंसर्स को, रिजल्ट्स को, डाटा को स्टोर रखती है और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको यूज़ करती है। तो जब लेटर यूज़ की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हमें कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे पास है हाई एक्सेसिंग स्पीड। मेन मेमोरी की हाई एक्सेसिंग स्पीड क्यों है? क्योंकि मेन मेमोरी जो हमारे पास नॉर्मली रैम है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, वो मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सिस्टम यूनिट से, सीपीयू जिसको हम बोलेंगे, और इस वजह से इसकी स्पीड भी तेज़ है बनिस्बत सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि यहाँ पर एग्जांपल में आप लेता हूँ हार्ड डिस्क। वो क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसको पहले मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाएगा, फिर वो कनेक्ट होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बनिस्बत मेन मेमोरी के स्लो हो जाएगी या स्लो समझी जाएगी। फ़र्क समझ आ गया कि मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू के,
जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड कम है बनिस्बत मेन मेमोरी के, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। इसके बाद मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारे पास मौजूद है जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी के जो यूनिट्स हैं वो किस हिसाब से हैं, वो किस तरीक़ेकार से समझे जाते हैं या बनाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स की सूरत में स्टोर होता है। बिट्स बनते हैं सिंपल बिट से। तो एक बिट क्या हो सकती है, एक बिट या ज़ीरो होगी या 1। ये तो बाइनरी डिजिट हैं जिनको मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है बिट, बाइनरी डिजिट। इसके बाद 8 बिट्स का कम्बिनेशन 1 बाइट कहलाता है, जो तमाम ही स्टूडेंट को पता होंगे ओवरऑल। उसके बाद जो वर्ड है वो है हमारे पास किलो बाइट। किलो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है उसका मतलब हज़ार या 1000 समझा जाता है, लेकिन कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरीज में, तो इसलिए यहाँ पर 2 की पावर जो 10 है वो 1000 नहीं बल्कि 1024 है। आपने देखा होगा कि आपकी USB या मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी हैं वो 1 GB, 2 GB, इसके बाद 4 GB, 8 GB, 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024 की सूरत में होंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी मेथड में 2 जो 10 है वो समझी जाती है 1024, और इसको 1 किलोबाइट को 1024 बाइट भी कहा जाएगा। इस तरीके से मेगाबाइट जो है वो 1 MB, वो क्या होगा, वो होगा 1024 किलोबाइट या फिर 1024 बाइट्स, यानी कि बाइट्स की सूरत में वो 1024 की सूरत में होगा। फिर है गीगाबाइट यानी कि 1 GB, वो क्या है 1024 मेगाबाइट, या फिर जब उसको बाइट्स में लिखा जाए तो 1024 बाइट्स। फिर है टेराबाइट जो होगी 1 TB, और वो किसके इक्वल है 1024 GB या फिर 1024 बाइट्स। फिर है पीटाबाइट जो 1 PB है, वो इक्वल है 1024 टेराबाइट या TB, और वो कहलाएगी 1024 इन बाइट्स। इसके साथ मैंने आपको एक और टेबल भी शेयर किया है जिसमें 1 बिट इक्वल है 0 और 1, 1 बाइट इज इक्वल है 8 बिट्स, और 1 KB इज इक्वल है 1024 बाइट्स। ये मैंने बाइट्स के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की है। 1024 को हमने 2 बाइट्स भी लिखा। इसके बाद 1 MB, वो क्या है 1024 MB या फिर 2 पिछले टेबल में जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखा था 1024 तो बिल्कुल वही चीज़ है। आप 1024 को समझें 2 यानी कि जहाँ पर पिछले टेबल में लिखा हुआ था 1024, वहाँ पर आप क्या रखें जहन में 2 और उसकी पावर जब 2 लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो वो आ जाएगा 2 फिर है 1 GB, वो किसके बराबर है 1024 MB या फिर 2 बाइट्स। वही एग्ज़ाम्पल पिछले टेबल वाली कि जहाँ पर पिछले टेबल में 1024 लिखा हुआ है वहाँ मैंने क्या लिखा है 2 ठीक है, यानी कि जहाँ पर 1024 लिखा है मैंने वहाँ पर लिख दिया 2 तो जब वो 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 2 इस तरीके से 1 TB,
तो 1024 GB के बराबर है और वो इक्वल है 2⁻40 बाइट्स। फिर है 1 PB, तो वो इक्वल है 1024 TB या फिर 2⁻50 बाइट्स। इन बाइट्स वाले प्रोसीजर को आप खुद ही बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा। जहाँ 2⁻10 है वहाँ पर इस जो मैंने जो लास्ट पे आपके साथ टेबल शो किया है वहाँ पर 2⁻10 की जगह 1024 लिखिएगा। फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड में 2⁻20, यहाँ लिखिएगा 2⁻10 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो वो जो 2⁻10 है वहाँ पे आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1024, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 1024⁻2। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड में लिखा हुआ है 2⁻30 बाइट्स, तो आप इस 30 की जगह लिखिएगा 2⁻10 मल्टीप्लाई 3, तो 2⁻10 क्या बन जाएगा 1024। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से वो आपका जो लास्ट टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा।